20 अक्टूबर को हमारे बीच से बहुत ही महान कलाकार असरानी जी गुज़र गए। उन्होंने विदा ले ली, चुपके से विदा ले ली। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा था कि बिल्कुल अंतिम संस्कार हो जाए, तब ये खबर आउट की जाए। इसीलिए उनके अंतिम संस्कार में 18-20 लोग ही थे जो बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड्स थे, क्लोज़ घर के लोग थे, फैमिली के। और उनकी पत्नी तो बहुत ही प्राइवेसी वाली महिला हैं, वो बिल्कुल भी श पार्टियों में जाना, पब्लिक स्क्रीन पर आना, ये अपने आप को मतलब दिखाना, ऐसे शो ऑफ वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो उनकी पत्नी जो मंजू असरानी हैं, तो वो तो ऐसी हैं ही, लेकिन असरानी जी ने भी जाते वक़्त यही इच्छा ज़ाहिर की थी कि मेरे अंतिम संस्कार के बाद सबको खबर दी जाए। इसीलिए 20 अक्टूबर को उनका निधन हुआ, लेकिन ये खबर 2 दिन बाद आई। मैंने तो पहली बार उन्हें शोले फ़िल्म में देखा था और मैंने पहले दिन से उन्हें इसी रूप में जाना कि अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। आजकल के जेलरों की तरह नहीं, जो कैदियों को सुधारने की फिक्र में लगे रहते हैं। हाँ। तो उनका एक फ़ेमस डायलॉग था ना उस फ़िल्म में, शोले में 1975 में आई थी कि आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ। ये उनका डायलॉग था और वो कॉमेडी के बादशाह थे और कॉमेडी उनके साथ चलती थी और कॉमेडी को इतना वर्सेटाइल लुक उन्होंने दिया था, इतना रंग उन्होंने दिए थे कि लोग भूल गए कि वो एक सीरियस संजीदा कलाकार भी हैं। मुझे तो वो संजीदा कलाकार के रूप में ज़्यादा पसंद आए और उनका जन्म था 1 जनवरी का, साल के यानी 1941 में 1 जनवरी को उनका जन्म हुआ जयपुर में और उनका परिवार सिंधी था। जयपुर की सिंधी कॉलोनी में उनका परिवार रहता था और जैसा कि हमारी इंडस्ट्री के बहुत सीनियर लोग, बहुत सारे लोग पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से भारत आए हैं। वैसे ही सिंध जैसे पाकिस्तान में शामिल हो गया था 1947 के पार्टीशन के बाद, 46 को पाकिस्तान बना था। तब सिंध चला गया था, इसीलिए ये सब भारत में आ गए थे, जो कि बाकी का हिस्से का भारत था। इन्होंने अपना सिंधी कॉलोनी में रहे थे, जो कि उनके साथ बाकी लोग भी जो माइग्रेट होकर आए थे। तो इनके पिताजी ने कालीनों का बिज़नेस किया और साड़ियों का बिज़नेस किया। उन्होंने कालीनें सप्लाई की, बेची, बनवाई और साड़ियाँ बेची। कुछ ही महीनों पहले पिछले साल करीब अजमेर में असरानी एक भाषण दे रहे थे, मतलब लोगों को संबोधित कर रहे थे एक कार्यक्रम में। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, उन्हें गर्व था अपने सिंधी समाज पर और हर समाज की एक खासियत होती है, हर समाज की, नेगेटिव या पॉज़िटिव एक खासियत होती है, जो कि उन्होंने कही कि सिंधी आपको कभी भी भीख माँगता हुआ नहीं मिलेगा। सिंधी व्यापार कर लेगा, सिंधी दुकान खोल लेगा, पकौड़े तक तल लेगा और उन्होंने कहा मैंने भी ये सब किया है। लेकिन आपको कभी भी सिंधी कोई भीख माँगता हुआ नहीं मिलेगा और कोई सरदार भी आपको भीख माँगता मिल जाए तो ये बहुत बहुत ही रेयर बात है। समाज की इस तरह की मेहनतकश लोग हैं और उन्होंने कहा था कि आपको कोई सिंधी डाकू, आतंकवादी, नक्सली या खूनी नहीं मिलेगा, लेकिन एक व्यापारी ज़रूर मिलेगा। उन्होंने कहा था कि हमने कोई दुनिया का देश नहीं छोड़ा है, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, हर जगह सिंधियों ने कपड़े बेचे हैं, पकोड़े तले हैं, पकवान परोसे हैं और मैंने खुद भी बेचे हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा मेरे माता-पिता ने भी यही किया, कपड़े सिले, मेहनत की, लेकिन कभी भीख नहीं माँगी और यही समाज की सबसे बड़ी बात उन्होंने ज़ाहिर की थी। और उनका सरनेम असरानी था, उनका नाम तो गोवर्धन था, लेकिन उनका नाम असरानी ही पड़ गया फिर, गोवर्धन नाम ही लोग भूल गए। बात करें कि वो एक्टिंग में कैसे आए, तो वो जयपुर में रहते थे, सेंट ज़ेवियर्स के स्कूल से उन्होंने स्कूलिंग की और राजस्थान के कॉलेज से उन्होंने इंटर किया, फिर ग्रेजुएशन शुरू किया। फिर वो जयपुर के रेडियो स्टेशन में वॉइस ओवर करते थे। जैसे कि बहुत सारे एक्टर्स वॉइस ओवर से शुरू करते हैं अपने स्ट्रगल के टाइम को। या फिर ऑल इंडिया रेडियो में, विविध भारती में एज़ अ कैजुअल अनाउंसर भी काम करते हैं। मैं खुद करती थी, तो मैंने बहुत सारे एक्टर्स देखे थे जो आते थे और वॉइस ओवर बहुत सारे एक्टर्स करते हैं नेशनल ज्योग्राफिक के लिए, डिस्कवरी के लिए। तो ये ऑल इंडिया रेडियो के लिए करते थे। वहीं उन्हें रियलाइज़ हुआ कि मैं एक्टिंग भी कर सकता हूँ और वॉइस ओवर आर्टिस्ट थे तो ड्रामा वगैरह के लिए भी वो अपनी वॉइस देते थे। फिर असरानी जी भाग के मुंबई आ गए। अब ये बात बहुत लोगों को मिसगाइड करती है, भागने सही नहीं होता घर से, अंधे कुएँ में छलांग लगाने जैसा है। लेकिन वो उनके दोस्तों ने उन्हें पैसे दिए और वो बॉम्बे की ट्रेन पकड़ के यहाँ आ गए। जैसे एक फ़िल्म थी ना उनकी चला मुरारी हीरो बनने, बिल्कुल वैसी उनकी ज़िंदगी थी। तो वो बॉम्बे तो आ गए, उन्होंने एक्टिंग भी सीखी यहाँ, लेकिन जब उन्हें ऋषिकेश मुखर्जी मिले, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें प्रोफ़ेशनली एक्टिंग सीखनी चाहिए।
तो उन्होंने एफटीआईआई पुणे में एडमिशन लिया और 1966 में उन्होंने ग्रेजुएशन किया पुणे के फ़िल्म इंस्टीट्यूट से, जहाँ जया बहादुरी भी सीख रही थी एक्टिंग। बहुत सारे एक्टर्स, विद्या सिन्हा, ये सब एफटीआईआई से आए थे। तो वहाँ जया जी उन्हें मिली थी और उन्होंने अ, फ़िल्म की थी, हिंदी की पहली फ़िल्म अगर कहें, तो उन्होंने मैं जिससे ज वो ज़्यादा मशहूर हुए उस फ़िल्म का ज़िक्र करूँ तो 1971 में गुड्डी फ़िल्म की थी उन्होंने, जिसमें जया भादुरी थी। अब सोचिए कि जया भादुरी उसमें बच्ची-सी थी एकदम और असरानी उसमें बहुत मैच्योर थे। तो उनकी फ़िल्में शोले, चुपके चुपके, उनके नाम लें तो गोलमाल, जो अमिताभ बच्चन के साथ थी, बावर्ची, ऐसी फ़िल्मों में उन्होंने यादगार भूमिकाएँ निभाई। आज भी उनकी सारी भूमिकाएँ लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। वो एक साइड रोल करते थे, हीरो के दोस्त का या कैरेक्टर का, उन्होंने नेगेटिव रोल्स भी निभाए। लेकिन उनका जो रोल होता था, उनकी एक्टिंग होती थी, दर्शकों के दिलों पर हमेशा छाप छोड़ती थी। अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने कई फ़िल्में की, शोले तो आपको याद ही है। उन्होंने राजेश खन्ना के साथ 25 फ़िल्में की। इतनी फ़िल्में और सबके साथ उनकी बनती थी, किसी से उनका कोई मतभेद या भेदभाव कुछ भी नहीं था। नहीं कि 50 सालों तक उन्होंने इंडस्ट्री में काम किया और 300 फ़िल्मों में काम किया और वो आखिरी वक़्त तक काम कर रहे थे, यानी 1975 से लेके 2025 तक। अक्षय कुमार की जो फ़िल्में आने वाली हैं, भूत बंगला और हैवान, उन दोनों में काम कर रहे थे और अक्षय कुमार ने इसीलिए ख़ास तौर से एक इमोशनल नोट शेयर किया कि पिछले 45 दिन लगातार एक शेड्यूल में उन्होंने उनके साथ शूट किया और अचानक खबर मिली कि वो नहीं रहे। तो अक्षय कुमार बहुत डिप्रेस्ड हैं और सच में डिप्रेस होंगे क्योंकि हमारे साथ काम करने वाला कोई व्यक्ति अचानक से चला जाता है इस दुनिया से। भूत बंगला और हैवान के लिए वो शूट कर रहे थे और इसीलिए अक्षय कुमार को थोड़ा डिप्रेशन फ़ील हुआ और प्रियदर्शन की फ़िल्म है वो। तो प्रियदर्शन ने कहा कि मैंने अक्षय कुमार को काफ़ी कॉल किए 2-3 बार और उन्हें अक्षय कुमार की आवाज़ में बहुत डिप्रेस साउंड लगा। और जिसके साथ काम करते हैं उनसे अटैचमेंट हो जाता है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि बॉलीवुड वाले सारे एकदम पत्थर दिल हैं। लगाव तो हमें किसी के साथ भी रहते-रहते हो जाता है, जबकि इंसान इतना अच्छा हो। उनके साथ तो और भी चेहरे होते थे असरानी के साथ ओम प्रकाश, उत्पल दत्त, जॉनी वॉकर, यूनुस परवेज़ ये सब होते थे, लेकिन असरानी की बात अलग थी। उन्होंने सिनेमा को एक मानवीय चेहरा दिया, उन्होंने एक्टिंग से। उनके जो एक्सप्रेशंस थे ना, उनकी रेंज बहुत ज़्यादा थी। उनके एक्सप्रेशंस की कोई लिमिट नहीं थी। आजकल की तारीख में देखिए जो हीरो भी हैं कई, वो 1 या 2 एक्सप्रेशंस पे पूरी ज़िंदगी चला लेते हैं। जैसे जॉन अब्राहम, उनका एक ही एक्सप्रेशन है, दूसरा ज़बरदस्ती का एक्सप्रेशन है। उस पर उन्होंने पूरा करियर अपना, खींच लिया पूरा करियर, जॉन अब्राहम ने 1-2 एक्सप्रेशंस के साथ। तो उनके सामने देखिए असरानी के बहुत लंबी रेंज थी और उन्होंने साइड रोल में ही नहीं वो होते साइड रोल में थे लेकिन जीवन के बीच खड़े हुए कलाकार थे। उन्होंने दर्शकों को ये एहसास दिलाया कि हँसी भी एक गंभीर काम है, कर्म है, जो कि बहुत मुश्किल है। और दोस्तों उनकी हिंदी में जो पहली फ़िल्म थी, एक बहुत मज़ेदार बात मैं आपको बताऊँ कि हिंदी में पहली फ़िल्म तो थी 1975 में आई हरे काँच की चूड़ियाँ। हरे काँच की चूड़ियाँ जिसमें विश्वजीत हीरो थे, मैंने देखी थी वो और पूरी फ़िल्म में वो लड़की के शादी के सपनों पर है, उसमें वो थे और विश्वजीत के दोस्त बने थे। लेकिन उनका डेब्यू पता है किसके साथ हुआ था? गुजराती फ़िल्म में वहीदा रहमान के हीरो के रूप में। वो वहीदा रहमान के लीड हीरो थे गुजराती फ़िल्म में और वो वहीदा बहुत नई-सी लड़की थी, गुजराती फ़िल्म में उसने शुरुआत की थी उन्होंने। तो ये बहुत ही हैरानी की बात है। जब 1975 में शोले आई तो उनका शोले में तो कोई भी एक्टर छोटे-छोटे रोल से ही मशहूर हो गया। सांबा के किरदार में हो या ऊपर बैठे हुए मैकमोहन थे, एक लाइन बोली उन्होंने पूरी फ़िल्म में, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर, पूरे 50,000 सरकार। ऐसे इतने पे वो पूरी ज़िंदगी चलते रहे, 50,000 पे। तो वो शोले की तो हर सीन, हर एक टुकड़ा आइकॉनिक है, कल्ट है। उसमें कहा जाता है कि उस फ़िल्म के लिए असरानी को 15,000 मिले थे और उस फ़िल्म के लिए अमिताभ बच्चन को 1 लाख मिले थे, धर्मेंद्र को 50,000। कॉमेडी जो शुरू की, ऋषिकेश मुखर्जी की फ़िल्मों से शुरू की और प्रियदर्शन तक की। सोचिए कहाँ ऋषिकेश मुखर्जी का दौर था, इतनी प्योर सादा फ़िल्मों का और कहाँ आज के मॉडर्न वक़्त के प्रियदर्शन।
वहाँ से यहाँ तक वो लगातार रोल्स कर रहे थे और रेलेवेंट बने हुए थे। वो कभी एक्स्ट्रा नहीं लगे, कभी ऐसे नहीं लगे थोपे हुए एक्टर हैं सीन में, वो हमेशा अपना इनपुट देकर जाते थे और अपनी छाप छोड़ते थे। ऋषिकेश मुखर्जी और प्रियदर्शन की मैंने बात की, तो उसमें गुलज़ार साहब भी थे, बासु चटर्जी थे, शक्ति सामंत थे, इतने सारे बड़े आइकॉनिक और क्लासिक फ़िल्म मेकर्स के साथ अ, असरानी जी ने काम किया और अपने बहुत यादगार रोल निभाए। लेकिन दोस्तों मैं एक निजी तौर पर कहूँ कि मुझे असरानी जी के संजीदा रोल्स बहुत पसंद थे। बहुत सीरियस रोल्स जो उन्होंने किए, वो मेरे दिल पर छाप छोड़ गए। कोई जैसे कि मैं याद दिलाऊँ, अभिमान फ़िल्म याद कीजिए। अभिमान फ़िल्म में वो अमिताभ बच्चन के मैनेजर का रोल प्ले करते हैं और अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी में जो-जो उतार-चढ़ाव आते हैं, उनकी ज़िंदगी जिन-जिन स्टेज से गुज़रती है, असरानी उस स्टेज के साथ बदलते जाते हैं और उसके साथ चलते हैं अपने मालिक के साथ। जब वो शुरू में एक बहुत ही रोमांटिक चीयरफुल लड़का होता है, एक सिंगर, फेमस सिंगर अमिताभ बच्चन, और जब वो जया भादुरी से शादी करते हैं और फिर जब वो डिप्रेशन में चली जाती है जया भादुरी, तब आप असरानी को नोट कीजिए, वो खुद बहुत दुखी हो जाते हैं और वो जब उन्हें लेकर जाते हैं समुद्र किनारे घुमाने, जया भादुरी को, अमिताभ बच्चन, वो साथ में होते हैं असरानी, वो पूरा जया का जो रिफ्लेक्शन उनमें दिखाई देता है कि जया किस दौर से गुज़र रही है एक कैरेक्टर में, अमिताभ फेमस सिंगर की पत्नी के तौर पे, वो असरानी में आपको दिखाई देगा। और एक और उनका बहुत ही खूबसूरत रोल था खुशबू। खुशबू फ़िल्म जो गुलज़ार साहब की फ़िल्म थी, हेमा मालिनी और जितेंद्र थे उसमें। उसमें बहुत अच्छा रोल था, जो हेमा मालिनी के भाई का रोल था असरानी का। वो एक बहुत ही प्यारा कैरेक्टर था। उसमें ना कॉमेडी थी, ना सीरियसनेस थी। वो एक कैरेक्टर था कि भाई कैसे सोचता है अपनी बहन के बारे में, और वो आखिर में अपनी बहन को कहता है कि चली जा इसके साथ, पीछे मुड़ के मत देखना, बस घर की चाबी पीछे फेंक दे। मतलब उस जो लास्ट का सीन है उस फ़िल्म का, खुशबू का, मैं उससे इमोशनल हो जाती हूँ। वो फ़िल्म मुझे दूसरे लेवल पे ले जाती है हमेशा। पता नहीं क्यों मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि वो फ़िल्में देख के मैं बड़ी हुई हूँ और मैंने जर्नलिज़्म करने का फ़ैसला उन्हीं सारी फ़िल्मों को देखकर किया जो एक आर्टिस्टिक फ़िल्में थी। इनकी फ़िल्म थी चला मुरारी हीरो बने, उसके बारे में तो मैंने बात की। लेकिन सत्यकाम एक फ़िल्म थी ऋषिकेश मुखर्जी की, उसमें पीटर का रोल था। जो सत्यकाम में धर्मेंद्र एक अलग कुछ साबित करने निकलते हैं और साथ में उनका दोस्त होता है पीटर, साई की तरह साथ रहता है। और शक्ति सामंत की फ़िल्म अजनबी में उनका एक बहुत ही स्टाइलाइज़्ड एकदम स्मार्ट रोल था। तो कितनी उस पर्सन की रेंज देखिए, कितने वर्सेटाइल रोल्स में वो ढलता गया, वरना तो इस इंडस्ट्री में लोग टाइपकास्ट हो जाते हैं। एक तरह के रोल हो गए तो एक ही तरह के रोल किए जाते हैं। किसी ने पिता का रोल कर लिया तो हर फ़िल्म में वो पिता बनता है। कोई बड़ा भारी बिज़नेसमैन बन गया तो हर फ़िल्म में वो भारी बिज़नेसमैन ही बनता है। लेकिन ये किसी टाइपकास्ट नहीं हुए, किसी कैरेक्टर की स्ट्रक्चर में उन्हें बाँधा नहीं गया, बंधे ही नहीं वो कभी भी। उनकी फ़िल्म खून पसीना 1977 में आई थी, जिसमें वो किसान मोहन बने थे और अमिताभ की जान लेने वो चला जाता है। वो एक यानी इस तरह का बहुत इंटेंस रोल था। और 1971 में मेरे अपने फ़िल्म आई थी, गुलज़ार की, और वो मेरी बहुत ही फ़ेवरेट फ़िल्म थी। जब उसमें इनका बहुत ही ख़ास रोल था रघुवीर का, और उस फ़िल्म की स्टोरी देखिए, उसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट असरानी के रोल के साथ ही आता है। रघुवीर जो उसका कैरेक्टर का नाम था, वो ही तो दूसरे मोहल्ले की लड़की से प्यार का चक्कर चलाता है और उसी पे दोनों टीम्स की लड़ाई होती है। तो उसमें छेनू शत्रुघ्न सिन्हा थे और श्याम विनोद खन्ना थे। लेकिन असरानी का रोल जो था, वो कहानी को एकदम ट्विस्ट देता है और लड़ाई होती है, बहुत लड़ाई होती है, आखिर में सब पुलिस की वैन में बैठते हैं। तो वो पता नहीं क्यों मुझे मेरे अपने बहुत टच करती है, उसको तो अंकुश के तौर पे बाद में एन चंद्रा ने फिर से बनाया। कहानी मिलती-जुलती थी, एक 4-5 बेरोज़गार लड़कों की कहानी। और आपको याद दिलाऊँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कि जब विनोद खन्ना की डेथ हुई थी, विनोद खन्ना का निधन हुआ था, तब बहुत लोग बहुत डिप्रेस हो गए थे। जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं, मैं साइकियाट्रिस्ट जिसके पास विज़िट करती थी, उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा जब से विनोद खन्ना गुज़रे हैं मैं बहुत डिप्रेस हूँ। उन्होंने कहा तुम ही नहीं, मुझे कई लोगों ने कहा है कि उनके जाने से लोग बहुत डिप्रेस हुए। क्योंकि उनका जो गाना था कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। वो एक तन्हाई की फीलिंग को एक अलग ही
एहसास, एक एक्सप्रेशन देता है वो गाना और विनोद खन्ना का चेहरा। वो वो फ़िल्म थी जो मेरे दिल के बहुत करीब है, उसमें असरानी ने अपना असर छोड़ा था और उनकी एक रोमांटिक उन्होंने रोमांटिक कैरेक्टर्स भी किए। निकाह थी जो फ़िल्म बी आर चोपड़ा की 1982 में आई थी, उसमें उन्होंने जो कव्वाली की थी, चेहरा छुपा लिया है किसी ने नकाब में, जी चाहता है आग लगा दूँ नकाब में, ऐसा कुछ लिरिक्स थे ना। और एक फ़िल्म थी छोटी-सी बात, आपको याद होगी पूरी फ़िल्म में 3 कैरेक्टर्स थे, एक लव ट्रायंगल था और असरानी विद्या सिन्हा को इम्प्रेस करने के चक्कर में लगे रहते हैं और सही-गलत सारे रास्ते अपनाते हैं। और वो बहुत ही कॉन्फिडेंट कैरेक्टर था, बहुत ही स्मार्ट। तो असरानी से कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं और वो फिर जाते हैं वो तो कल्ट फ़िल्म है आपने देखी होगी। मेरे दौर के लोगों ने तो ज़रूर देखी होगी कि अशोक कुमार के पास वो फिर कॉन्फिडेंस लेके आते हैं, उनसे टेक्नीक सीखते हैं और फिर विद्या सिन्हा उन्हें पहले भी पसंद करती थी। ये हाथ मलते रह जाता है असरानी का कैरेक्टर क्योंकि वो चालाकियाँ कर रहा था, बहुत ओवर स्मार्ट। तो वो फ़िल्म तो 3 कैरेक्टर्स की थी, तो उसमें वो पैरेलल हीरो थे फ़िल्म के। और तेरी मेहरबानियाँ फ़िल्म की याद करें 1985 में उसमें तो विलेन बने थे, उसमें 3 विलेन थे। सदाशिव अमरापोरकर और अमरीश पुरी और असरानी, वो मुनीम बने थे उसमें और वो जैकी श्रॉफ की मौत का कारण बनते हैं हीरो का और हीरोइन के साथ ज़बरदस्ती भी करते हैं। उसके प्रोड्यूसर थे केसी बुकाड़िया और डायरेक्टर थे विजय। तो केसी बुकाड़िया फिर से तेरी मेहरबानियाँ का रीमेक या सीक्वल बनाना चाहते थे, उसका मुहूर्त भी किया था, उसमें पूनम ढिल्लों वगैरह सब आए थे। लेकिन वो फ़िल्म बन नहीं पाई फिर और उसमें तो काफ़ी इंडस्ट्री में मज़ाक उड़ता है तेरी मेहरबानियाँ का कि कुत्ते को फ्लैशबैक में डाल दिया था और कुत्ता अपने मालिक का बदला लेता है। बहुत इमोशनल थी। टाइटल सॉन्ग आपको याद होगा तेरी मेहरबानियाँ, तेरी कदरदानियाँ। एक कुत्ते की अपने मालिक के प्रति वफ़ादारी और प्यार की कहानी थी। आपको पता है असरानी बहुत ही अच्छे मंजे हुए गायक भी थे। उन्होंने आलाप फ़िल्म में 1977 में गाना गाया था और फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में उन्होंने किशोर कुमार के साथ आवाज़ दी थी, मन्नू भाई मोटर चली रम पम पम। तो वो एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी थे और उनकी पर्सनल लाइफ़ की बात करें तो उनकी लव मैरिज हुई थी मंजू असरानी से और वो एक सेट पर मिले थे, नमक हराम फ़िल्म का सेट था और आज की ताज़ा खबर वो शूट कर रहे थे। तो उसमें ये वो भी एक्ट्रेस थीं, उनसे मिले और उन्होंने बाद में एक्टिंग से संन्यास ले लिया उनकी पत्नी ने, फ़िल्म भी डायरेक्शन में भी हाथ आज़माया और असरानी ने भी 6 फ़िल्में डायरेक्ट की थी। वो दोनों ही पति-पत्नी, एक लव मैरिज थी, प्रेम विवाह था और आखिर तक वो एक-दूसरे के साथ रहे और ये इंडस्ट्री में तो देखिए बहुत बड़ी बात। एक मज़ेदार किस्सा है उनके बारे में, उनका जब जयपुर में वो रहते थे, तो साइकिल चलाते थे वो एक रोड पर अपने दोस्त के साथ। तो एक बार वो गए और सामने पोस्टर लगा हुआ था एक फ़िल्म का, दीवार पर और वो फ़िल्म थी मेहरबान, जिसमें सुनील दत्त थे, 1967 की फ़िल्म थी। तो सराहनी ने अपने दोस्त से कहा कि देख लेना एक दिन ना मेरा पोस्टर यहाँ लगा होगा। उन्होंने कहा और सच में उनका पोस्टर, उनकी फ़िल्म हरे काँच की चूड़ियाँ का पोस्टर वहीं लगा हुआ था एक बार। तो ऐसा बहुत कम होता है कि सपने सच हो जाएँ। इस फ़िल्मी दुनिया में बहुत सारे लोग आए, भटक गए, लेकिन असरानी ने इस काम को सीरियसली लिया। अब कोई और एक्टर होता तो 3 साल का कोर्स करने एफटीआईआई क्यों जाता? लेकिन वो गए। ऐसा वो तो बोलते कि नहीं मैं तो काम कर रहा हूँ, मैं तो काम कर लूँगा, मुझे क्या ज़रूरत है पढ़ाई करने जाने की इस फ़िल्म में अपनी पहचान हो गई है लोगों से, इसे छोड़कर। लेकिन वो एफटीआई में गए, उन्होंने एक्टिंग का कोर्स किया पूरा, बारीकियाँ सीखी, उसका क्राफ्ट सीखा, फिर आए और ऋषिकेश मुखर्जी की फ़िल्मों में उन्होंने काम किया। दोस्तों आपको भी बहुत याद आ गया होगा उनके बारे में बहुत कुछ क्योंकि हम लोगों ने हमारी तो जनरेशन उन्हें देख के रही है और कई यादगार उनके हैं। अगर आप मुझे बताएँ कि उनकी फ़िल्मों से कोई आपको रोल याद आ रहे हों, कोई उनके ये बिल्लियाँ ना देखिए पीछे बैठी है ना एक, अरे अम्मा बैठी ये है, एक पास की बिल्डिंग की बिल्ली है और वो बहुत कमज़ोर थी, बीमार जैसी लग रही थी तो मैं इसे ले आई। ये 1 महीने से मेरे घर पे है और इसे पूरा इसका ऑपरेशन वग़ैरह करा के, वैक्सीनेशन करा के तब मैं इसे वापस वहाँ भेजूँगी। और अगर आपके घर में बिल्लियाँ हैं तो स्टैच्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, शो पीस की ज़रूरत नहीं है। वो अपना पोज़ बदल-बदल के आपको शो देती रहती हैं। तो दोस्तों इस लाइव सेशन को हम ख़त्म करते हैं, अगला वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगी। मैंने वीडियो बनाया है एक चीज़ पर लेकिन उसके लिए मैं कुछ रिसर्च ढूँढ रही हूँ, उसके लिए कुछ एक्सक्लूसिव क्लिप्स ढूँढ रही हूँ।
तो वो क्लिप्स मिल जाएँगी तब मैं वो वीडियो अपलोड करूँगी। एडिट कर लिया मैंने। मैं चाहती हूँ आपको कुछ नया दूँ जो कि आपने कहीं और ना देखा हो। इस तरह की चीज़ें हैं। अब ध्रुव पाटिल कहते हैं कि मलाइका और अर्जुन का ब्रेकअप हो गया है। ये तो बहुत पुरानी बात है। मैं कभी बहुत डिटेल में इसके बारे में कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन दूँगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये सिर्फ़ अफ़ेयर और ब्रेकअप की बात नहीं है, इसमें बहुत सारा ड्रामा था, जो छपा नहीं कभी भी। तो दोस्तों आज के लिए बस विदा दीजिए मुझे। बहुत-बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। आपकी दीपावली शुभ हो अभी भी। दिवाली को गुज़रे 2 दिन हो चुके हैं, फिर भी जैसे बासी ईद मुबारक करते हैं ना, वैसे ही दीपावली भी 2 दिन बाद भी उसकी शुभकामनाएँ चलती रहती हैं। बहुत खुश रहें, बहुत समृद्धि आपके घर में आए, आपका परिवार बहुत खुश रहे। धन्यवाद।